में कंक्लूज़न, मतलब हमारे क्वेश्चन में कंक्लूज़न, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशंस, उसके अंदर का फॉर्मेट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन और जो एंड में हम कंक्लूज़न मतलब निष्कर्ष डालते हैं वो हमारे पास डालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमने कुछ मतलब ज़्यादा नहीं भी किया होता है तो इनके भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और टीचर हमें एक्स्ट्रा 2 मार्क्स या 1 मार्क्स देते हैं इनके भी। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। तो सामाजिक सत्रीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, प्रत्येक समाज में किसी व्यक्ति अथवा समूह को उसकी जाति, आयु, लिंग, व्यवसाय, पद, अधिकार एवं उत्तरदायित्व आदि के आधार पर उच्च अथवा निम्न स्तर प्रदान किया जाता है। अब कोई भी व्यक्ति होता है तो वो ऐसा तो होता नहीं है कि वो समाज के अंदर नहीं आता, हर व्यक्ति हमारा समाज के अंदर आता है और जब वो समाज के अंदर आता है तो उसको किसी न किसी चीज़ की वजह से पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। उसको जाति, जैसे अलग अलग जाति वाले लोगों को एक हम पार्ट में रखते हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स के लोगों को हम अलग पार्ट में रखते हैं, अलग अलग लिंग्स होते हैं जिनके मतलब जैसे कि मेल फीमेल अलग जेंडर वाले को हम अलग रखते हैं। व्यवसाय का जो पद होता है, किसी का जो होता है वो हाई लेवल का होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, तो और कोई क्लर्क होता है, तो हम डॉक्टर इंजीनियर्स को ज़्यादा हाई पे रखते हैं, क्लर्क्स को नीचे रखते हैं। तो हम व्यवसाय के आधार पे भी करते हैं। उत्तरदायित्व, किसी की हाई उत्तरदायित्व होते हैं, किसी के लो होते हैं, उसके आधार पे भी करते हैं हम। सो यहाँ पर हम इस आधार पे हम ऊपर और नीचे, उच्च और निम्न मान लेते हैं लोगों को। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे हमारे हिंदू समाज में होता है, जैसे हमारे हिंदू समाज में होता था ब्राह्मणों को ऊंचा माना जाता था, उनका व्यवसाय के आधार पे भी होता था और कुछ वो जाति के आधार पे भी होता था। व्यवसाय के आधार पे कैसे, मतलब जो ब्राह्मण थे हमारे उनको वो पढ़ाते थे ना लोगों को, तो वो टीचर्स हुए तो वो ज़्यादा ऊपर होते थे। जो शूद्र होते थे वो निम्न कार्य करते थे तो हम उनको निम्न मानते थे। कुछ जाति के आधार पे भी माना जाता था, ब्राह्मणों की जाति ऊँची हुआ करती थी, जो शूद्र होते थे उनकी जाति नीचे हुआ करती थी। और इसमें देखो मैंने डाला है, उदाहरण के लिए अपने हिंदू समाज में कभी ब्राह्मणों को उच्च स्तर पर और शूद्रों को निम्न स्तर प्रदान किया जाता था। समाजशास्त्री भाषा में इस प्रक्रिया को सामाजिक सत्रीकरण कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। सो मैंने आपको बता दिया है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या कहता है। हम इसको इंट्रो में रखेंगे और अगर मीनिंग का मतलब होता है कि हम उस वर्ड को तोड़ तोड़ के बताएं, उसको मैं आपको नेक्स्ट जब मैं मीनिंग बताऊंगी तब बताऊंगी। इंट्रोडक्शन आप बहुत क्लियर एंड कट ऐसे हम लिख सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन बहुत इजी वर्ड्स मैंने निकाल कर अपनी पर्सनल नोट्स आपको शेयर कर रही हूँ, वो मैंने बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखे हैं। फॉर हिंदी वालों के लिए तो यही है, बट इंग्लिश वालों के लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी ज़रूर। सामाजिक सत्रीकरण में हम मुख्य असमानता का अध्ययन करते हैं। जब देखो असमानता कैसे हुई उसमें, जब कोई व्यक्ति ज़्यादा ऊंचा होगा, कोई व्यक्ति ज़्यादा नीचा होगा, तो इनइक्वालिटी तो आएगी, असमानता तो आएगी। अगर सारे के सारे बराबर होंगे तो इनइक्वालिटी नहीं आएगी। पर जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जाति के आधार पे, आयु के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे, जैसे ब्राह्मणों में होता था कि ब्राह्मणों को उच्च, शूद्रों को नीच माना जाता था, तो ऊंचा और नीचा माना जा रहा है, किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो उसका मतलब हो रहा है कि उनके बीच इनइक्वालिटी है। इसमें हम इनइक्वालिटी को भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आएगी असमानता प्राकृतिक या जैविक भी हो सकती है, प्राकृतिक और सामाजिक। इसको हम इजी वर्ड्स में बोले तो प्राकृतिक और सामाजिक भी हो सकती है। प्राकृतिक वो होती है जो हमें क्या बोलते हैं उसे, हमारे नेचर से मिली हो, जैसे कि हमें हमारे नेचर से कलर्स मिले, हमारे रंग मिले, हमारा जन्म नेचर के हिसाब से हुआ है कि हाँ हमारा बैकग्राउंड तो हमारे नेचर से मिला है हमें, कि मतलब जैसे कि कोई अमीर घर में पैदा हुआ ये तो नेचुरल ही है, कोई गरीब में हुआ है वो भी नेचर से मिला है हमें। रंग भी सबको नेचर से अलग अलग मिले हैं। ये नेचुरल होती है जो हमें बचपन से ही मानसिक विकार, जैसे कि हमारी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, हमारे मतलब जैसे कि किसी के भी कुछ भी हो जाती है, कोई भी फंक्शन ख़राब होता है, मतलब जैसे कोई लंगड़ा हो जाए, कोई लूढ़ा हो जाए, कुछ भी हो, तो वो उसकी नेचुरल है,
अब किसी के ये समाज ने तो किया नहीं है ना, ये नेचुरल है, कोई कैसा हो जाता है, कोई कैसा पैदा होता है, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक। और एक होती है हमारी सामाजिक, जो हमारे समाज ने दी है। अब जातियाँ तो हमारे नेचर ने नहीं दी है, जातियाँ तो हमारे समाज ने दी है। किसी को उच्च जाति पे रखा गया है तो किसी को निम्न जाति पे रखा गया है। ये हम और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के विषय में बहुत सारे जो प्रश्नों पर समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार दिए हैं हमें। तो यहाँ तक अब हमारी इंट्रोडक्शन हो गया। आप और बड़ी बनाना चाहते हो, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हो तो आप इसको और बड़ा भी कर सकते हो, 1 पेज का भी दे सकते हो आप इंट्रोडक्शन। बट अगर आप इतना भी देते हो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके क्वेश्चन पेपर पे पड़ने वाला है। अब हम इसकी मीनिंग पढ़ेंगे। अब मीनिंग जैसे मैंने आपको बोली थी तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने आधे ऊपर लिख दिया आधे नीचे रख दिया, नो, फिर यही होगा कि हाँ मैंने आपको बोला था, नो। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। इसकी इंट्रोडक्शन, जो सत्रीकरण अंग्रेजी भाषा के शब्द स्ट्रैटिफिकेशन का हिंदी रूपांतर है। ये तो आप सब जानते हो, ये लाइन आपके लिए लिखनी बहुत ही ईजी हो गई है कि जो सत्रीकरण है, हिंदी में सत्रीकरण बोलते हैं ना स्ट्रैटिफिकेशन को, सत्रीकरण इंग्लिश वर्ड के हिंदी रूपांतर को सत्रीकरण बोलते हैं। इंग्लिश क्या वर्ड है सत्रीकरण, इंग्लिश को सत्रीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। तो वही है, जो स्ट्रैटिफिकेशन का हिंदी रूपांतर सत्रीकरण है। अब इसको हम बोलेंगे, जिसमें स्ट्रैटा का मतलब होता है, स्ट्रैटा का अर्थ होता है सतरे। सतरे मतलब लेयर्स, किसी भी चीज़ की लेयर्स। कोई भी दो व्यक्ति स्वभाव या फिर किसी भी पक्ष में एक समान तो हो ही नहीं सकता। अब मैं और आप किसी भी उसमें सेम तो नहीं हो सकते, मतलब कोई भी एक या ज़्यादा लोग एक जैसे नहीं दिख सकते, या फिर कोई भी गुण उनके समान नहीं हो सकते। इस असमानता की वजह से उनमें कार्य करने की योग्यताएं भी अलग हो जाती है। जब किसी के अंदर सेम गुण नहीं है, सेम नहीं दिखता, सेम नेचर नहीं है, तो उनमें काम करने की भी जो एबिलिटी होगी वो अलग अलग होगी, सब में अपने काम करने की योग्यताएं अलग होगी। इसलिए असमान गुण वाले, अब आप इसको और बड़ा, असमान गुण वाले लोगों के अलग अलग समूह में बांटने से हमारा समाज व्यवस्थित रूप से कार्य करता है। तो अब ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में क्या बताया था मैंने आपको कि हम समान गुणों वाले लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वही बोल रहा है कि अगर हम जो अलग असमान गुण होते हैं लोगों के अलग अलग, तो हम उनका एक अलग अलग हम समूह बना दें तो जो हमारा समाज है वो एक अच्छी तरीके से चलेगा, कोई क्या बोलते हैं लोगों में दंगे फसाद नहीं होंगे। तो वही है यहाँ पर बताया जाता है, व्यक्ति को इन सत्रों में बांटकर उनके बीच उच्च या निम्न की स्थिति स्थापित की जाती है। अब लोगों को इस टाइप से हम डिवाइड करते हैं कि ज़्यादा योग्यताएं वालों को उच्च रखते हैं, जो कम योग्यताएं वाले होते हैं उनको निम्न स्तर पे रखते हैं। तो ऐसे में उनके बीच में उच्च और निम्न की बाधाएं आ जाती हैं, वो असमानता कहलाती है। मतलब अब आप समझ जाओ, मैंने अभी तक आपको इंट्रो और मीनिंग जितना भी पढ़ाया है, आप इतना समझ जाओ कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जहाँ होएगी वहाँ असमानता भी होएगी ही होएगी। अब हम इसकी डेफिनेशंस करेंगे। मैंने इसमें बहुत इजी डेफिनेशंस लिए, रायमंड, मुरे एंड ये मैंने लिया अकॉर्डिंग टू MM ट्यूमन। मेरे टाइम पर ये मुझे बहुत अच्छी डेफिनेशंस लगी थी, तो मैंने RM मुरे, आप इसको शॉर्ट भी बोल सकते हैं RM मुरे, बट इसको अगर आपको और अच्छा इम्पैक्ट डालना है तो रायमंड मुरे डाल दो आप, और रायमंड मुरे या फिर RM मुरे एक ही बात होती है। और मैंने सेकंड डेफिनेशन ली है MM ट्यूमन की। तो आइए हम आपको बताते हैं कि RM मुरे ने और MM ट्यूमन ने क्या अपने विचार रखे हैं अकॉर्डिंग टू सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये हमारे डेफिनेशन डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एग्जाम में कभी भी डालते हो तो 2 डेफिनेशंस तो जरूर डालिए, ये इससे आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। 1 डेफिनेशन से कुछ ज़्यादा वो नहीं होता, पर 2 से हो सकता है कि आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। रायमंड मुरे, इट्स मीन्स RM मुरे के अकॉर्डिंग जो सत्रीकरण है समाज की उच्च तथा निम्न सामाजिक इकाई की हॉरिजॉन्टल डिवीज़न है। इसका मतलब है कि जो RM मुरे का मानना है कि जो समाज है ना उसका उच्च और निम्न स्तर का हॉरिजॉन्टल डिवीज़न होता है, जो वो हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। अब अकॉर्डिंग टू MM ट्यूमन,
ये SS लिखा है मैंने, इसका मतलब है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन शॉर्ट, बिकॉज इट्स माई नोट्स। ओके, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समूह हायरार्की विभाजित होते हैं। ये कुछ ज़्यादा हिंदी के टफ वर्ड्स से, तो मैंने बच्चों के लिए थोड़े से इजी वर्ड्स डाले। तो MM ट्यूमन के अनुसार जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो व्यक्ति या फिर किसी समूह का हायरार्की डिवीज़न है। हायरार्की मतलब पदानुसार, जिसका पद ऊपर है उसको ऊंचा रखा है, जिसका पद नीचे है उसको नीचे रखा है। सबसे ऊंचे पद में ब्राह्मण आ गए तो उनको ऊपर रख दिया, सबसे नीचे पद में शूद्र आ गए तो उनको नीचे रख दिया। ये जाति के आधार पर है। सबसे ऊंचे पद में हमने टीचर्स, हमने अपने लॉयर्स, इनको रख दिया, और सबसे नीचे पद में हमने हमारे क्लर्क्स को रख दिया। तो ये हमारे व्यवसाय के आधार पे होगी हमारे। तो ये हमारे MM ट्यूमन और RM मुरे की डेफिनेशंस हैं। अब पढ़ेंगे हम इनके फीचर्स, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के फीचर्स, या फिर हम इसको इम्पोर्टेंस के भी अगर हमसे पूछी जाए तो भी हम डाल सकते हैं। फीचर्स इसके लक्षणों में भी हम इसको डाल सकते हैं। अब फर्स्ट मैंने इसको बहुत इजी तरीके से मैंने इसको समझा था, पढ़ा था, या फिर याद कर लो आप। हर जो भी अब इसमें आएंगे ना आगे, फीचर्स, फैक्टर्स या फिर फंक्शंस, डिसफंक्शंस, वो हमारे सारे के सारे 5 पॉइंट्स होंगे। अब इतना याद रख लो, अगर आप कभी भूल भी जाते हो तो आप इसके 5 इतना याद रखना कि हाँ इसके 5 पॉइंट्स थे। फीचर्स के 5 पॉइंट्स, फंक्शंस के 5 पॉइंट्स एंड इसके डिसफंक्शंस के भी 5 पॉइंट्स। इट्स ऑल इन आवर 5 पॉइंट्स। ये सारा का सारा हमारा 5 पॉइंट्स पर डिवाइड है। अब हम इन इंग्लिश इसको बहुत इजीली हम बोल सकते हैं, हिंदी में थोड़ा मुश्किल है, तो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता देती हूँ। आप अपनी कॉपी लेकर इसको नोट्स भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप इसको नोट कर सकते हो। अब इसके हम फीचर्स पढ़ेंगे। इट इज़ सोशल इन नेचर, यह है या फिर इसका स्वरूप सामाजिक है। हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसका स्वरूप सामाजिक है। इट इज़ सोशल इन नेचर। अब हम आपको हिंदी में भी बता देते हैं क्योंकि बच्चों को दिक्कत ना हो। इट इज़ सोशल इन नेचर, ये इसका स्वभाव सामाजिक है। ठीक है, अब इसका स्वभाव सामाजिक है, पहले हम इसके सारे पॉइंट्स लिख देंगे, फिर मैं आपको धीरे धीरे ये डिफाइन करके बताऊंगी। इट इज़ एंशिएंट इन नेचर, यह स्वरूप प्राचीन है। इसका जो स्वरूप है वो प्राचीन भी है। इसके फीचर्स हुए कि ये सोशल भी है, मतलब ये इसका स्वरूप सामाजिक भी है, इसका स्वरूप एंशिएंट इट्स मीन प्राचीन भी है, और इसका स्वरूप विश्वव्यापक है, इट्स मीन इसका स्वरूप है इट इज़ यूनिवर्स इन नेचर। इसका जो स्वरूप है वो यूनिवर्सल भी है, विश्वव्यापक भी है, पूरे विश्व में है। इट इज़ डाइवर्स इन फॉर्म्स, इसकी जो ढांचे हैं, भिन्नताएं हैं, यह एक ढांचों में भिन्नताओं में बटा हुआ है, बहुत सारी भिन्नताएं हैं, बहुत सारे ढांचे हैं। ठीक है, इसका लास्ट 5th पॉइंट है हमारा, इट इज़ कॉन्स्टिक्वेंसीज या कॉन्स्टिक्वेंटल, इट्स मीन्स यह परिणामी है। ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए। फटाफट हमने एक बार रिव्यू करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको इसको डिफाइन करेंगे। अब हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप इसको दोबारा लिखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको इसको सीधा समझाएंगे। ठीक है, इट इज़ सोशल इन नेचर, इसका जो स्वरूप है सामाजिक है। इट इज़ एंशिएंट इन नेचर, इसका स्वरूप प्राचीन है। इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, इसका स्वरूप विश्वव्यापी है। इट इज़ डाइवर्स इन फॉर्म, यह भिन्न भिन्न फॉर्म्स में या ढांचों में बटा हुआ है। इसका 5th पॉइंट मैंने आपको बताया, इट इज़ कॉन्स्टिक्वेंटली, यह कॉन्स्टिक्वेंटली है, यह परिणामी है। कॉन्स्टिक्वेंटली का मतलब है यह परिणामी है। परिणामी के हमारे 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यह जीवन की संभावनाएं और जीवन शैली, लाइफ चांसेस एंड लाइफ स्टाइल, जीवन संभावनाएं, जीवन शैली। साथ ही साथ हम इसकी अदर फीचर्स भी पढ़ लेते हैं।
उसके बाद हम इनको एकदम अच्छे से डिफाइन कर देंगे। अदर फीचर्स में हमारे आगे रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर, इट डेवलप द फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन, फंक्शनल फॉर सोसाइटी, रिलेशनशिप ऑफ सुपरिटेंटरी एंड इन्फ्रीटेंटरी, इट इज़ इंटरडिपेंडेंस। ये इसके अदर फीचर्स हैं। मैं आपको इसको हिंदी में समझाती हूँ। चलो अब हमने इसकी फीचर्स एंड अदर फीचर्स पढ़ लिए। देन हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फीचर्स एंड अदर फीचर्स की, एंड फिर मैं आपको बताऊंगी इसके फंक्शंस। फिर फंक्शंस के बाद हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया, प्लीज़ कंटिन्यू रखिए। हम इसकी फीचर्स की डेफिनेशंस पे आ गए हैं। इट इज़ सोशल इन नेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका स्वरूप सामाजिक है। हिंदी वालों के लिए इसका स्वरूप सामाजिक है। अब कैसे है ये सामाजिक है? सत्रीकरण की प्रणाली समाज के अन्य पक्षों से सदैव संबंधित होती है। इस प्रणाली में लोगों को उनकी योग्यताएं, शक्ति और प्रतिष्ठा के अनुसार सत्र व परतों में विभाजित किया जाता है। इसका मतलब है जो सामाजिक, यह एक सामाजिक है, इट इज़ सोशल इन नेचर, यह एक सामाजिक स्वरूप है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। जो सत्रीकरण की जो ये प्रणाली है, प्रोसेस है, इसमें जो समाज है, हमारी सोसाइटी के अन्य पक्षों को हम सदैव, ये हमारी जो सोसाइटी के अन्य पक्षों के साथ हमेशा सदैव संबंधित होती है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया है कि हाँ, बिना सोसाइटी हमारा समाज, मतलब हमारे समाज में रह रहे लोग, देखो हम हर चीज़ में हमारा ऐसे ही आ रहा है ना वर्ड में कि समाज में रह रहे लोग, हम ऐसे नहीं, लोग रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं लोग? समाज में रह रहे हैं। तो मतलब लोग हमेशा समाज में ही रहते हैं। तो मतलब ये है कि बिना समाज के तो लोग रह ही नहीं सकते, एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। कोई भी रह नहीं सकता है समाज में बिना समाज के लोग नहीं रह सकते, बिना लोगों के समाज नहीं होता है। समझ गए आप क्या मैं बताना चाहती हूँ उसमें, कि बिना लोगों के समाज ही नहीं है, ना समाज के बिना लोग हैं। ठीक है, लोगों की कोई मान्यता नहीं बिना समाज के, हर जगह पे हमें समाज पाया जाएगा। ठीक है, मतलब ये सामाजिक है, और समझ गए ना आप ये वाला टॉपिक। एंड ना हमारा सेकंड पार्ट इज़ इट इज़ एंशिएंट इन नेचर, यह प्राचीन है, ये प्राचीन स्वरूप भी है। कैसे? अब देखिए हमारा जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब एक तरीके से हुआ अलग अलग भागों में जाति के आधार पर जो भेदभाव या बांटा जाता है, व्यवसाय के आधार पर बांटा जाता है, ये हमारे आज से तो चल नहीं रहा है, हमारे पुराने समय से चल रहे हैं। इसमें ये बोलते हैं इट इज़ एंशिएंट इन नेचर, यह प्राचीन स्वरूप है। इसका अर्थ है यह है कि इस सामाजिक सत्रीकरण की प्रणाली व विधि वर्तमान में नहीं बनाई गई है, यह प्राचीन काल से ही सामाजिक सत्रीकरण में अपनाया गया है। जैसे कि हमने प्राचीन काल में यह प्रणाली वर्णन व्यवस्था के आधार पर होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। जैसे कि हमने अपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि मतलब एंशिएंट टाइम से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के हम वर्णन व्यवस्था बोलते थे, कि इसको कास्ट बेस पर हमने डिवाइड किया हुआ है। वैसे ही इसका कहने का मतलब है कि ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो हमने आज के समाज में मॉडर्न टाइम में बनाई हो या फिर वर्तमान में बनाई हो। ये ऐसी विधि या प्रक्रिया है जो हमारे सदियों से, प्राचीन समय से चलती आ रही है। ओके, ये पार्ट हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं इसके। अब हम आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे। इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, मतलब यह, इसका स्वरूप विश्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। विश्वव्यापी या सर्वव्यापी में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे इंग्लिश के वर्ड भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, हम हिंदी वाले तो इंग्लिश हिंदी बोथ में लिख सकते हैं, जो उनको समझ नहीं आ रहा है कहीं पर। इंग्लिश हिंदी के वर्ड्स कुछ ऐसे टफ वर्ड्स होते हैं जिसमें वो लोग नहीं लिख पाते हैं, तो वो हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं इंग्लिश में कुछ वर्ड्स। तो मैं तो लिखती थी अपने टाइम पे, मैं भी लिखती थी इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। सो ये हमारा सर्वव्यापी है, ये हमारा विश्वव्यापी है। इसका मतलब क्या होता है? कई बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं
कि यह यूनिवर्सल है। सबसे पहले तो अगर हम कुछ भी बता रहे हैं ना कि हाँ सोशल सर्टिफिकेशन ये है, तो उसके हमने फर्स्ट पहला वर्ड हम यही डालेंगे, यह यूनिवर्सल है, यह सर्वव्यापी है। इससे हमारा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। यह यूनिवर्सल इस प्रकार है, यह सर्वव्यापी इस प्रकार है कि सभी समाज अन्य लोगों के बीच किसी न किसी रूप में भेदभाव व असमानता बनाए रखते हैं। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। ये बोल रहे हैं हर समाज में असमानता तो होती है। सत्रीकरण का मतलब या स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब मैंने आपको यही बताया ना कि क्या होता है, असमानता होती है। तो ये बोलते हैं कि सोशल मतलब जो हमारा असमानता है वो तो हर जगह है, चाहे वो विश्व में हो या विदेश हो, कहीं भी हो, हमारे भारत में हो या विदेश में कहीं हो, चाहे हम कह दें यूएस हो, कहीं भी हो, हर जगह होती है असमानता। चाहे वो कलर बेस्ड हो, चाहे वो कास्ट बेस्ड हो, चाहे वो व्यवसाय के बेस्ड में हो, मतलब चाहे कलर नस्ल हो, चाहे हमारा जाति के बेस पर हो, असमानता तो हर जगह ही होती है। तो ये हमारे पॉइंट को ऐसे डिफाइन करता है। यूनिवर्सल मतलब विश्वव्यापी, सारे विश्व में, तो मतलब असमानता से सारे विश्व में। तो हम इसका एक डायग्राम भी हाँ चुटकी में तैयार करके बता सकते हैं। जितने डायग्राम्स बनाएंगे उतने अच्छे मार्क्स हमें मिलेंगे। जैसे हमने यहाँ लिख दिया भारत में कास्ट बेस्ड कैसे होती है, पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र हमारे भारत में ऐसे होती है। और हम बता रहे हैं कि ये दूसरे देश में भी होती है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बाकी देशों में ऑन क्लास बेस भी लिख सकते हैं हम नीचे। मैंने लिखा नहीं है बट आप लिख लो, जो भी नोट कर रहे हो क्लास बेस ज़रूर लिखना। अपर क्लास जो बाहर के देश होते हैं उसमें तो 3 टाइप्स की होती हैं, अपर क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है, लोअर क्लास होती है। हमारे देश में होती है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र के आधार पर। बट जो बाहर के देश होती है उसमें अपर क्लास ऊंचा वर्ग, मिडिल क्लास मध्यम वर्ग, लोअर क्लास निचला वर्ग, इन पार्ट्स में बंटते हैं। जिसको नहीं समझ आया अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इट्स वर्ड्स उच्च वर्ग, मध्य वर्ग एंड निचला वर्ग, इन पार्ट्स में हमारे बाहर विदेश में इनको बांटा जाता है। एंड नाउ हमारा 4th पॉइंट इज इट इज डाइवर्स इन फॉर्म। यह है जैसे मैंने बताया इसके ढांचे विभिन्न विभिन्न हैं। जैसे हमने पढ़ा है इट इज़ डाइवर्स इन फॉर्म्स, मतलब ये हमारे अलग अलग ढांचों में बटा हुआ है। तो कैसे, अतीत से वर्तमान तक सभी समाज में सत्रीकरण विविध रूप से पाया जाता है। जाति, वर्ग, आयु, नस्ल, लिंग आदि हमारे मतलब प्राचीन या अतीत समाज से अभी के वर्तमान तक ये हमारा जो सत्रीकरण हो, चाहे इसको हम कह लें असमानता, दिखती आ रही है हमें। चाहे वो हमारे जाति के रूप में हो, वर्ग के रूप में हो, आयु के रूप में हो, नस्ल के रूप में हो, कास्ट के रूप में हो, कुछ भी हो, तो ये हमारी आती रहती है। डाइवर्स इन फॉर्म्स, डाइवर्स इन फॉर्म्स मतलब इसके अलग अलग ढांचे हैं। ढांचे मतलब कैसे, जैसे कि ये हमारी जाति, कभी हमारी असमानता जाति के उसमें आती है, कभी हमारी असमानता जाति के रूप में होती है, कभी वर्ग के रूप में होती है, कभी आयु के रूप में हो जाती है कि इतने से इतने आयु के लोग हमें चाहिए हैं, असमानता ही हो रही होती है। तो इस प्रकार होती है। आप इसके डायग्राम भी बना सकते हो। मैंने अभी एक ही डायग्राम बनाया है तो आप इसको बना सकते हो। ये BKSV का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये आप डायग्राम डाल सकते हो। डायग्राम डालना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डायग्राम डालने के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, इम्प्रेशन अच्छा जाता है। अब हमारा लास्ट एंड 5th हमारा पॉइंट है इट इज़ कॉन्स्टिक्वेंटली, मतलब यह परिणामी है। परिणामी कैसे है, सत्रीकरण प्रणाली में अपने परिणाम होते हैं। सत्रीकरण में ही अपने एक अलग परिणाम होते हैं। इसके 2 पॉइंट्स हैं, जीवन संभावनाएं एंड जीवन शैली। जीवन संभावनाएं या जीवन अवसर, लाइफ चांस, और जीवन शैली हमारी होगी लाइफ स्टाइल। तो लाइफ चांस क्या होते हैं, लाइफ चांस होते हैं हमारे जीवन में अवसर का तात्पर्य है शिशु का जीवन,
जीवित रहना, शारीरिक एवं मानसिक रोग, वैवाहिक झगड़ा, अलगाव, तलाक जैसी चीज़ें। मतलब जो एक व्यक्ति होता है उसके जीवन, उसका जीवित रहना, उसके शारीरिक जो उसको रोग हो जाते हैं वो, मानसिक रोग हो जाता है वो, उसको वैवाहिक झगड़ा हो जाता है, उसका अलगाव, तलाक जैसी चीज़ें हमारी लाइफ चांस में आते हैं, जो जिनके हमें चांस मिलते हैं लाइफ में। और लाइफ स्टाइल हमारा होता है, जीवन शैली में हमारा आता है आवास का तरीका, कि हम रहते कैसे हैं, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा आवासीय क्षेत्र कहाँ है, हम कैसे एरिया में रहते हैं, हमारी शिक्षा कैसी है, हमारे जो मनोरंजन के साधन है वो क्या है, हमारे माता पिता आते हैं इसके अंदर, और बच्चों के बीच संबंध, कि हम अपने साथ के बच्चों के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, परिवहन के तरीके, हम मतलब जैसे बाहर देश में जाते हैं तो हम कैसे परिवहन करते हैं, कैसे हम वहाँ पर सेटल करते हैं। तो हमारे होंगे ये, अभी तक मैंने आपको जितने भी 5 पॉइंट्स ये हमारे पढ़े हैं, ये सारे के सारे हमारे हो गए फीचर्स, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के मेन फीचर्स। अब अगर आप एग्ज़ाम में मेन फीचर्स भी लिख कर आते हो तो आपको मार्क्स मिलने पक्के हैं। बट हम एज अ एक्स्ट्रा हम आपको अदर फीचर्स भी करा देते हैं, कभी कभार अदर फीचर्स भी पूछ लेते हैं, इन शॉर्ट भी पूछ लेते हैं। तो अगर आप लिखते हो तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। अदर फीचर्स, इट रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर, ये प्रकृति के साथ परमानेंट रहता है। बट इसको मैं और अच्छी तरीके से पढ़ाती हूँ, जहाँ वह सिर्फ कुछ समय के परमानेंट रहेगा या कुछ समय बाद उसमें बदलाव आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो वो ऑक्यूपेशन, जो भी व्यवसाय वो कर रहा है, वो क्या बोलते हैं, वो हमेशा उसमें रहे। इसका मतलब है कि मतलब एक तरफ तो ये बता रहे हैं कि ये परमानेंट इन नेचर है। ये मतलब प्राचीन काल में तो ये परमानेंट इन नेचर था कि मतलब जो जो व्यवसाय करता है उसको उसकी जाति वही रहती है। पर अब मॉडर्न समाज में ऐसा हो गया है कि अब लोग अपनी जो जाति है उसको बदल सकते हैं, वो अपना व्यवसाय चेंज करते हैं। पहले व्यवसाय जैसे एक लोहार होता था तो वो उसकी जाति लोहार वाली मानी जाती थी, एक सुनार होता था तो उसकी जाति हाई क्लास की मानी जाती थी। तो वैसे ही अब एक जो मिडिल क्लास का है, जो एक नीचे वर्ग का है, नीची जाति का इंसान है, वो अगर टीचर बनता है, कोई पुलिस बनता है, तो वो अपनी जाति चेंज कर लेता है, तो उसकी हाई जाति मानी जाती है वो। तो इस वजह से कि मतलब वो हमेशा उसकी ये नहीं है कि उसकी जाति हमेशा परमानेंट रहेगी, वो चेंज भी हो सकती है अगर वो चेंज करना चाहे तो। इट डेवलप द फीलिंग ऑफ कंपटीशन, यह प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इंडिविजुअल्स, मतलब व्यक्ति के अंदर प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाता है, जिससे हमें लगता है कि हम अपनी सोशल पोजीशन चेंज कर सकते हैं, अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। पॉजिटिव कंपटीशन की पैदा करता है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये परमानेंट, मतलब परमानेंट नहीं रहता, लोग अपनी जो जाति है वो चेंज कर लेते हैं ना आगे ऑक्यूपेशंस की वजह से। मतलब ऐसा होता था कि जिसकी जो ऑक्यूपेशन अपना लेगा वो वही जाति का होता था। बट अगर इंसान अपनी ऑक्यूपेशन ही चेंज कर ले, अगर वो हाई एजुकेशन लेकर वो हाई पोस्ट में चला जाए, तो उसकी जो जाति होती थी वो भी चेंज होती थी। तो ये बोल रहा है कि हमें ना एक क्या बोलते हैं, इट डेवलप्ड अ फीलिंग ऑफ कंपटीशन, ये हमें आगे बढ़ने की जो होती है ना, आगे डेवलपमेंट करने की या फिर प्रतियोगिता करने की भावना है जो अंदर व्यक्ति के अंदर ये पैदा करता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति हाई एजुकेशन लेकर एक हाई पोस्ट में जाकर अपनी जाति को चेंज कर लेता है, तो मतलब ये वही बताता है कि एक व्यक्ति अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, अपना स्टेटस चेंज कर सकता है। कि हाँ मतलब वो जैसे पहले गरीब था तो वो हाई एजुकेशन लेकर वो अमीर बन सकता है, अपना स्टेटस चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, सोशल पोजीशन समाज में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। वो भी कैसे, पॉजिटिव कॉम्पिटिशन्स के साथ, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे के साथ, सकारात्मक कॉम्पिटिशन्स के साथ, भागीदारियों के साथ। अब हमारा थर्ड पॉइंट है फंक्शनल फॉर सोसाइटी। अब समाज हम इंडिविजुअल्स मीन्स हम व्यक्तियों से चलता है, अगर व्यक्ति नहीं होंगे तो समाज भी नहीं आगे बढ़ेगा। अगर एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है
तो मतलब आगे बढ़कर अपना स्टेटस चेंज कर रहा है, सोशल पोजीशन चेंज कर रहा है, आगे मतलब एजुकेशन लेकर आगे हाई पोस्ट पे जा रहे हैं, अपना सोशल स्टेटस चेंज कर रहे हैं वो। तो मतलब क्या हुआ, तो जो हमारे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ ना कुछ अपनी भागीदारी दिखा रहा है। अगर वो अपने समाज में भागीदारी दिखा रहा है तो उसका मतलब कि जो इंडिविजुअल है उसकी ग्रोथ हो रही है, उसका विकास हो रहा है, जो व्यक्ति है उसका विकास हो रहा है, तो जो सोसाइटी है उसका भी विकास होगा। अगर एक व्यक्ति और जो समाज है वो एक साथ जुड़े होते हैं, अगर व्यक्ति है तो समाज है, अगर समाज है तो व्यक्ति है, और अगर व्यक्ति का विकास हो रहा है तो समाज का विकास हो रहा है, और समाज का विकास हो रहा है तो मतलब व्यक्तियों का भी विकास हो रहा है। तो इसमें हम 4th पॉइंट पढ़ेंगे, रिलेशनशिप ऑफ सुपरिटेंडेंट एंड इफ्रीटेंडर। इसका मतलब है कि इनका संबंध सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले वर्गों के साथ है। मतलब जो कुछ वर्ग होते हैं जो सबसे ऊपर है, कुछ वर्ग होते हैं सबसे नीचे। ये हमने बताया इसकी इंट्रोडक्शन में कि ये कुछ ऊपर के होते हैं वर्ग और कुछ नीचे के वर्ग होते हैं, उनका इनके साथ रिलेशन होता है, संबंध होता है। यहाँ हमेशा एक जैसा रहता है, इसमें जाति में परिवर्तन आते रहते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में ऊंचे वर्ग वाले और नीचे वर्ग वाले नहीं होगी तो समाज ही नहीं होगा। अगर समाज में सबके सब समान हो जाएंगे तो इनइक्वालिटी नहीं होगी, इनइक्वालिटी नहीं होगी तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होगा। तो यह है इसका कहने का मतलब है कि हमारे समाज में एक ऊंचा वर्ग और एक नीचा वर्ग होना एकदम ज़रूरी है। अगर इसमें बता रहे हैं कि अगर कोई ऊंचा वर्ग और नीचा वर्ग ही नहीं होगा तो असमानता ही नहीं होगी किसी में, सब ऐसा हो ही नहीं सकता कोई समाज जिसमें असमानता ना हो। इसलिए हमारे समाज में ऊंचा वर्ग और नीचा वर्ग होना भी ज़रूरी है। और हमारा लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ इंटरडिपेंडेंस, कि जब हमारे समाज में ऊंचा और नीचा वर्ग है तो इंटरडिपेंडेंस भी है। मतलब इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है कि किसी के ऊपर हमारा, जैसे कि हम किसी के ऊपर निर्भर होते हैं, हाँ, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जब हमारे समाज में ऊंचा और नीचा वर्ग है तो निर्भरता भी होगी, उन ऊंचे और नीचे वर्ग में एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है। कैसे कि जब ऊंचा वर्ग और नीचे वर्ग होता है परंतु फिर भी ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कैसे, क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर हम ऊंचे वर्ग के हैं और हमारे जो घर में जो काम कर रहे हैं, जो भी क्या बोलते हैं नौकर चाकर हैं, वो नीचे वर्ग के हैं, अगर हमारे घर में एक दिन वो नौकर ना आए तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हाँ कि वो नहीं आएंगे तो हम अपना घर का काम नहीं करेंगे। ऐसा होगा, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, जब तक वो आएंगे तब तक हमारे घर का काम होएगा, तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, अगर हम उनको सैलरी नहीं देंगे तो उनका घर नहीं चलेगा, तो वो भी हमारे ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो इस वजह